हेलो प्यारे छात्रों, मैं श्रवण कुमार सुमन हमारे यूट्यूब चैनल एसके सुमन यूट्यूबर पर सभी प्यारे छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो हम लेकर के आए हैं मैट्रिक का हिंदी का यहाँ पे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी इसमें आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव सभी परीक्षा से लड़ने वाले ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, जो कि मातृभाषा आपका हिंदी रहेगा। और ये माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2027 का ये नया लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। यहाँ पे जो है आप लोग का विषय कोड है 101 और आपको समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का और टोटल पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का। आपको वहां पे 50 ऑब्जेक्टिव को ही टिक करना है, ये आप लोग कॉन्फर्म हो जाइए। और 50 को अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका 100% श्योर हो जाएंगे कि आप 50 में 50 ठोक करके आ जाएंगे। आपको वहां पे 50 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। ये जो है पहला चैप्टर से ही लिया गया ये सवाल है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसका राइट आंसर यही होता है कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यही उसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चे भेदभाव के कारण मार देंगे, शोषण के कारण मार देंगे, गरीबी के कारण मार देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उस बच्चे के पास जो भी 2027 में एग्जाम जाइएगा देने के लिए। चलिए अगला सवाल देखिए, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति का पुरोधा जो है किसे कहा गया है, तो ये भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है मानव मुक्ति के पुरोधा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सभी सवाल को बारीकी से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप समझ पाइएगा कि आपका परीक्षा में कैसा कैसा आपको प्रश्न किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो ये आप लोग जानते हैं, उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल, सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था, तो असली नाम इसका था कासू, उनको प्यार से बुलाया जाता था खोखा। चलिए अगला सवाल, आप लोग बताइए खोखा का दांत किसने तोड़ा था, ये आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो ये भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, ये एक भाषण है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। उगते हुए सूरज का देश जापान को ही कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके ही रचयिता हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के बीच। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये प्रश्न लेखक से किसने किया था, ये आप लोग जानते हैं, उनकी बेटी किया था। कौन बेटी, तो छोटी लड़की ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रामायण की रचना किस भाषा में, ये आप लोग जानते हैं कि रामायण की रचना संस्कृत में किया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, तो ये 2 सदी पहले हो जाएंगे। इसका राइट आंसर 2 सदी पहले बने थे। चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप लोग करते जाइए। चलिए अगला सवाल देखिए, बहादुर कौन था। तो बहादुर कौन था, तो ये एक नौकर था। बहादुर कौन था, ये एक नौकर था। और इस पे कितने रुपया का इल्जाम लगाया गया था, आप लोग जानते हैं, बताइए कितने रुपये का इल्जाम लगाया गया था इस पे, नहीं जानते हैं आप लोग। इस पे था 11 रुपया का इल्जाम लगाया गया था। ठीक है, इनका पूरा नाम पहले दिल बहादुर था। ये जो जब से ये नौकर बने इनका दिल हटा दिया गया, दिल शब्द, और सिर्फ लिखा गया बहादुर। चलिए अगला सवाल, ये आप लोग जानते हैं। अगला सवाल देखिए, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो ये बलिया से प्राप्त किए थे हाई स्कूल की शिक्षा। इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हो जाएंगे रामविलास शर्मा जी। इनके राइट आंसर डी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल, परंपरा का ज्ञान किनके लिए अनिवार्य आवश्यक है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है,
तो ये बताइए, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक है। चलिए अगला सवाल देखिए, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो आप लोग बताइए सबसे पहले कि बिरजू महाराज जो थे ना, इनका प्रथम गुरु कौन था? तो माँ था। इसका राइट आंसर भी माँ का हो जाएगा। इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप समझ पाइएगा पूरा क्वेश्चन को कैसा रहता है क्वेश्चन। शंभू महाराज कौन थे बिरजू के? तो ये कौन थे? तो चाचा थे। चलिए अगला सवाल देखिए, विल्लनव और अवेन्यू के बीच में कौन नदी है? तो ये रोन नदी है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, लास सद्रुज किस प्रकार के लोगों का केंद्र बन गया था? तो लास सद्रुज है, ये सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे जवाब। रंगकर्मी, संगीतकार, अभिनेता और इनमें सभी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर इनका डी हो जाएगा। चलिए लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते रहिए, ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए। अगला सवाल देखिए, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु जो था मछली लेकर क्यों भागा था? तो कुएं में डालने के लिए लेकर के भागा था संतु मछली। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इनके लेखक कौन है मछली चैप्टर का? विनोद कुमार शुक्ल। आप लोग याद कर लीजिए कि मछली चैप्टर का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अगला सवाल देखिए, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी? तो बताइए 3 मछलियां, जिसमें 2 जिंदा था, 1 मरा हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो नौबत खाने में इबादत पाठ के जो लेखक है ये हो जाएंगे यतीन्द्र मिश्र जी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? तो ये हो जाएंगे पैगंबर बख्श खान। ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, पैगंबर बख्श खान। चलिए अगला सवाल देखिए, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है? तो शिक्षा और संस्कृति पहले ये आप लोग जान लीजिए कि किसने लिखा है। ये लिखे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, तो इनके ही विचार प्रस्तुत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? तो यह एक पत्रिका है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, गुरु नानक की रचना है। तो गुरु नानक की रचना कौन सी है? तो ये आप लोग बताइए, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका राइट आंसर सी है। चलिए अगला सवाल देखिए, गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? तो बताइए, गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का जो निवास है ये हृदय में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए के साथ जाइए आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है ए। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो भक्त को खोकर। भक्त के बिना ईश्वर नहीं रह सकता, ईश्वर के बिना भक्त नहीं रह सकता। चलिए अगला सवाल देखिए, रसखान में प्रेम यानी किसे कहा है? रसखान ने प्रेम यानी राधा जी को कहा है। इनका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? ये हो जाएंगे रसखान रचनावली से, क्योंकि इनके रचयिता जो है यही है, रसखान जी ही है। रसखान रचनावली से इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? बताइए, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सवैया और घनाछड़ी। राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, घनानंद कौन से काल के कवि हैं? तो घनानंद जो है ना कौन से काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कवि प्रेमघन के, इस सवाल को करा दिया है। अगला सवाल, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? तो ये अपना लोग को भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती। अपना लोग जो है ना अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी बोलचाल पकड़ लिए हैं। तो प्रेमघन जी बताते हैं कि अब भारतीयता नजर नहीं आती है। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमघन जो है अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका डी हो जाएगा। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो प्रेमघन जो है ना किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? तो ये हो जाएंगे भारतेंदु युग के। चलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? भारत माता, ये ग्राम्या हो जाएगा, गांव से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पूछा जाएगा भारत माता की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो ये भी हो जाएंगे गांव में। चलिए अगला सवाल, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है? ये हो जाएंगे राइट आंसर ग्रामवासिनी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग स्क्रीन पर,
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? ये जनतंत्र का जन्म का पंक्ति है। इनको कौन लिखे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखेंगे। आगे आपका क्वेश्चन भी किया जा सकता है। ये सिंहासन खाली करो जनता आती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है हिरोशिमा, भारत माता, मछली या जनतंत्र का जन्म। तभी क्या बोले? जनतंत्र का जन्म। इनके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए अगला सवाल देखिए, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, तो क्या नहीं अंतरिक्ष से फटी बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुआं से, दसों दिशाओं से या मिट्टी से। मिट्टी से इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, अज्ञेय किस काव्यधारा के कवि हैं? इसका पूरा नाम आप लोग जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये जो है प्रयोगवाद के कवि थे, काव्यधारा के कवि जो है प्रयोगवाद के थे। चलिए अगला सवाल देखिए, धूप में बारिश में कौन खड़ा रहता था? तो ये बूढ़ा वृक्ष हो जाएगा इसका राइट आंसर, बूढ़ा वृक्ष। लौट कर आऊंगा फिर, बूढ़ा वृक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कुंवर नारायण का आत्मीय जी कैसा काव्य है? एक वृक्ष की हत्या से वे शायद लिया गया था, हमको मिस हुआ, माफी चाहते हैं। कुंवर नारायण का आत्मीयता है प्रबंध काव्य से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अक्षर ज्ञान में जो है ना कविता है तो खालिश बेचैनी किसकी है? ये खरगोश की है, इसका राइट आंसर। इनके रचयिता कौन है? अनामिका जी है। चलिए अगला सवाल देखिए, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? ये प्रयाग शुक्ल जी द्वारा जो है भाषांतरित किया गया है, लौट कर आऊंगा फिर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग शुक्ल, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, रेनर मारिया रिल्के। एक एक क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोग बिहार में गर्दा उड़ा दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। मेरे बिना तुम पर हो शीर्षक कविता किस भाव की है? तो ये भक्ति भाव की है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, या किसने कहा था? तो ये नंजमा कहा था, नंजमा। लड़का अगर उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, कौन कहे थे? नंजमा कहे थे। ये दही वाली मंगमा चैप्टर से लिया गया ये पंक्ति है। चलिए अगला सवाल देखिए, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि इनके रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं है। आप लोग दोनों हिंदी को बारीकी से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव का सही जवाब दे पाइएगा। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में जो रास्ते में है अमराई का कुआं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोग वीडियो में लाइक की संख्या बढ़ाइए, ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए ताकि इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी है? तो बोले ना, दही वाली मंगमा में ही सास और बहू की लड़ाई का जो है वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखिए, ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है? तो ढहते विश्वास कहानी की जो है प्रमुख पात्रा है लक्ष्मी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो स्कूल कहाँ है बताइए, बताइए आप लोग। ये टीले के नीचे, कहाँ पे हो जाएगा? टीले के नीचे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी का है? ये बताइए। धरती कब तक घूमेगी, नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। नगर नहीं, माँ नहीं, ये ढहते विश्वास की। ढहते विश्वास में बहुत सारे लोग जो थे किसान मजदूर वर्ग के थे, वहां पे खेती किया जाता था, तो वहां पे जो है बाढ़ बार बार आ जाता था। यही ढहते विश्वास का जो है एक जो है ना, तुरई के फूल की तरह मुरझा जाते हैं लोग। चलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो ये गुजराती है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ये ईश्वर पेटलीकर है माँ कहानी के लेखक। चलिए अगला सवाल देखिए, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, या किसने कहा था? ये किसने कहा था आप लोग बताइए। तो ये माँ ने कहा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माँ ने। चलिए अगला सवाल, पापाती कहाँ लेटी हुई थी? तो पापाती जो है लेटी हुई थी स्ट्रेचर पे, जब इसको ले गया था नगर में इलाज कराने के लिए, मतलब बड़ा बड़ा बाजार में। चलिए अगला सवाल देखिए, पापाती डैश कहानी की पात्रा है? तो पापाती जो है नगर कहानी की पात्रा है, नगर कहानी की पात्रा है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए आप लोग। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? तो
नाहर सिंह जी वाले दिन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नाहर सिंह जी वाले दिन। जो भी ए के साथ जाइएगा उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, धरती कब तक घूमेगी की नायिका है, धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन हो जाएगी, सीता हो जाएंगे। चलिए सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था, अगला सवाल देखिए, तो सीता के बड़े पुत्र का नाम कैलाश था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्णों की संख्या 44 हो जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिए 33 और 11, 33 और 11, 33 व्यंजन और 11 स्वर, तो 44। चलिए अगला सवाल देखिए, चौवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो चौवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तालु। चलिए दुर्गहु का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए अगला सवाल देखते रहिए, व्याकरण से अब सवाल किया जा रहा है, आप लोग एक एक सवाल को देखिए। दुर्गहु का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसका राइट आंसर ओष्ठ हो जाएगा, बी हो जाएगा। अदालत शब्द है, अदालत शब्द विदेशज शब्द है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर लोटा शब्द है, तो लोटा शब्द आप लोग याद कीजिए, लोटा डिबिया पगड़ी सभी है देशज शब्द, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, ईमानदारी को नहीं देख सकते हैं इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर झुंड शब्द कौन संज्ञा है, तो झुंड शब्द बताइए कौन संज्ञा है, आप लोग बताइए। झुंड शब्द जो है कौन संज्ञा है, ये समूहवाचक संज्ञा है, झुंड हो जाएगा, मेला, पंचायत, भीड़, ये सभी समूहवाचक में आ जाएंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इस वाक्य में जो सो क्या करता है, आप लोग बताइए, संबंध को बता रहा है, संबंधवाचक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रामचरितमानस में अनेक मार्मिक प्रसंग आए हैं, इस वाक्य में विशेषण पद चुने, तो इसमें विशेषण मार्मिक हो जाएगा, ठीक। बताइए बताइए आप लोग, रामचरितमानस में अनेक मार्मिक प्रसंग आए हैं, तो मार्मिक जो है विशेषण हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं, तो क्रिया के कितने भेद हैं आप लोग बताइए, तो क्रिया के जो भेद हैं 2 भेद हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर जंजीर शब्द कौन लिंग है, जंजीर शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो महाशय शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा महाशया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, जब जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है, जो सब कुछ जानता हो इनके लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, जो पूजा के योग्य हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूजा के योग्य हो के लिए एक शब्द क्या है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा, पूजनीय नहीं होगा, पूज्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, वर्तमान काल के कितने भेद है, काल के 3 भेद होते हैं और सभी 3 भेद का सभी का 4 भेद है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान काल के कितने भेद है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अमृता कलम से लिखती है, अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अमृता जो है कलम से लिखती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे करण, आप लोग जानते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो में पर जो होता है अधिकरण में आता है, आप लोग जानते हैं में पर जो है अधिकरण में आता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, स्वागत का संधि विच्छेद है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वागत का संधि विच्छेद सूज और आगत हो जाएगा, स्वागत, बिल्कुल सही जवाब इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, मनोहर का संधि विच्छेद है, तो आप लोग जानते हैं मनोहर का संधि विच्छेद हो जाएगा मनः जोड़ हर, मनोहर, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, देवालय का संधि विच्छेद, देव जोड़ आलय, देवालय हो जाएगा, देव जोड़ आलय, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आलय का अर्थ क्या होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कृपा का विलोम होता है, कृपा का विलोम क्या होता है, आप लोग बता दीजिए, कृपा का विलोम होता है कोप, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अर्वाचीन शब्द का विलोम है, अर्वाचीन शब्द का विलोम जो है क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, माता, शिव, लक्ष्मी या महागौरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा महागौरी। अगला सवाल देखिए, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, पर्वत का पर्यायवाची किसको पर्वत कहता है, हिमालय, पठार, पेड़, गिरी,
तो पर्वत आप लोग जानते हैं गिरी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है तो बताइए आप लोग। विज्ञान में जो है वी उपसर्ग है, ये आप लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लीजिए। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो ये वी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 85 आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराया गया था। आप लोग बताइए कि 85 में से आपका कितना रैंक रहा है? आप लोग सही सही कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो को पूरा देख करके ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से वीडियो हम लगातार लाने का काम करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।